हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ बात करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को पढ़ाया था। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र पढ़ाया था। इन दो फार्मूलों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोगों की टॉपिक होगी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का क्या सूत्र होता है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप लोग भी भली भांति परिचित हो गए होंगे कि लाइट या प्रकाश से संबंधित किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक फिगर की आवश्यकता होती है। यानी कि जब तक हम किसी भी टॉपिक में फिगर को नहीं बना रहे हैं तब तक हम किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एक एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए चित्र की सहायता लेनी पड़ रही है। सो उसी प्रकार इस टॉपिक को भी क्लियर करने के लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी चित्र को मैं ड्रा कर रहा हूँ और उसी चित्र की सहायता से हम लोग अपवर्तन के सूत्र को पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए। सो और ये हो गया लेंस का मुख्य अक्ष। यह लेंस का प्रकाशिक केंद्र C, यह लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव है P1 और यह लेंस के द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2। और इस लेंस की जो मोटाई है वह T है, स्मॉल t। लेंस की मोटाई T है। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है जिसकी प्रथम पृष्ठ से दूरी U है। इस लेंस के द्वारा बिंदु O का एक प्रतिबिंब बनता है। तो बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब बन रहा है प्रथम पृष्ठ के लिए I डैश बनता है और द्वितीय पृष्ठ के लिए यही I डैश एक आभासी वस्तु का कार्य करता है और द्वितीय पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह I। अब जरा हम देखें कि बिंदु O की जो दूरी है P1 से, यानी कि ध्रुव P1 से U है और पहले पृष्ठ के द्वारा जो इमेज I डैश बनता है उसकी दूरी V डैश है, V डैश। और ये जो I बन रहा है ये द्वितीय पृष्ठ से बन रहा है, तो इसकी जो दूरी है इसको हम मान ले रहे हैं V। द्वितीय पृष्ठ के लिए जब ये I डैश वस्तु का काम करेगा तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो V डैश माइनस T हो जाएगी। तो मैं आपको पुनः एक बार फिगर के विषय में बताता हूँ कि कैसे ये फिगर ड्रा किया गया है। माना एक पतला उत्तल लेंस यल वायु में रखा हुआ है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष n2 है। लेंस के दोनों ओर जो माध्यम है वह एक समान है जिसका अपवर्तनांक n1 है। लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वह r1 व r2 हैं और लेंस की जो मोटाई है वह t है। लेंस के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है।
आई डैश प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से V डैश की दूरी पर है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से तो हमने क्या पढ़ा है, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r1। तो ये तब होता है जब अपवर्तनांक n माना जाता है। n मानेंगे हम लोग भी, बाद में मानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी n1 और n2 की बात है। तो लिखा जा सकता है n2/v डैश माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r1। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जो यह आई डैश है ये द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये मैं लिख देता हूं। आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसकी द्वितीय पृष्ठ से दूरी v डैश माइनस t है, जिसकी द्वितीय पृष्ठ से दूरी v माइनस t है। तो आप लिखेंगे पुनः द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। अब इसमें जो बातें लिखी जाएंगी वो द्वितीय पृष्ठ के लिए लिखी जाएंगी। तो द्वितीय अपवर्तन का सूत्र तो वही लगेगा कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो पहले होगी और वस्तु की जो दूरी होगी बाद में होगी, और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 हो जाएगी। और अब प्रकाश किरण की जो दिशा है वो बदल गई, अर्थात अब हम लोग दिशा बदल गई प्रकाश किरण की, यानी कि अपवर्तनांक भी क्या होगा, बदलेगा। तो जब बदलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, n1 अपान, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v दूरी पर बन रहा है, तो n1/v माइनस n2 अपान वस्तु की दूरी क्या थी, v डैश माइनस t इक्वल टू n1 माइनस n2 अपान r2। अब देखिए जो ये t है, अब हम लोग पतले लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि t का जो मान होगा वो v डैश की अपेक्षा बहुत कम होगा। तो आप लिखेंगे कि t का मान v डैश की अपेक्षा बहुत कम है, अर्थात t डैश को उपेक्षणीय करने पर, उपेक्षणीय का मतलब t डैश को छोड़ने पर। जब आप t डैश को छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका n1/v माइनस n2/v डैश इक्वल टू n1 माइनस n2/r2। इसी को मैं एक लाइन और आगे लिखता हूं, लिखा जा सकता है n1/v माइनस
N2 अपान V डैश इक्वल टू, मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन करूँगा तो ये N2 पॉजिटिव और N1 निगेटिव हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 अपान R2, और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। करते क्या है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो जरा देखिएगा, चलिए लिख देता हूं, N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस बाया पक्ष में ही जुड़ेगा, N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश इक्वल टू, यहाँ से N2 माइनस N1 अपान R1, और यहाँ से माइनस N2 माइनस N1 अपान R2। अब यहाँ से ये माइनस N2 अपान V डैश इस प्लस N2 अपान V डैश से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस N1 अपान U प्लस N1 अपान V इक्वल टू, N2 माइनस N1 यहाँ भी है, N2 माइनस N1 यहाँ भी है, मैं N2 माइनस N1 को कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसको मैं पुनः एक बार, माइनस है बाद में, प्लस को पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा N1 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। मैं स्मॉल N1 को कॉमन करता हूँ, जब मैं N1 को कॉमन करूँगा तो ये बचेगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू, यहाँ से भी N1 को कॉमन करते हैं, तो जब आप N1 को कॉमन करेंगे तो ये मिल जाएगा N2 अपान N1 माइनस 1 और इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, और ये N1 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 अपान N1, N2 अपान N1 को देखिए जरा, अभी हम लोग पिछले क्लास में अवतल गोली पृष्ठ और उत्तल गोली पृष्ठ में पढ़े थे, जो N2 अपान N1 का मान है वो n है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 के लिए क्या लिखा जाता है, N2 अपान N1, जिसको हम लोग स्मॉल n कहते थे, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखिए अब हम यहीं से तुरंत फार्मूले को बदल सकते हैं। लेंस के सूत्र में 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर हम लोग 1 अपान F जानते हैं। अगर आप 1 अपान F लिख दें तो भी काम ठीक है, नहीं तो जो फार्मूला पढ़ा जाता है इसमें, मैं उसकी बात आपको बताऊं तो इसमें कहा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, यानी कि U का मान जब इनफाइनाइट पर होता था तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस पर बनता था, यानी कि U इक्वल टू इनफाइनाइट देन V इक्वल टू F। तो वही काम करते हैं, लिखेंगे एक लाइन कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यानी कि लिखा जा सकता है U इक्वल टू इनफाइनाइट
देन v इक्वल टू f, u इक्वल टू इनफाइनाइट और v इक्वल टू लिखा जा सकता है f। तो जरा देखा जाए 1 अपान v है तो v के स्थान पर 1 अपान f, 1 अपान f माइनस 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये हो गया 0, 1 अपान f माइनस 0 इक्वल टू 1 अपान f ही आएगा। तो 1 अपान f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो आप लिखेंगे यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। अपवर्तन का सूत्र है जिसे लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं। ठीक, यही जो फार्मूला है 1 अपान f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है जिसे हम लोग लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। दूसरी चीज जो ये 1 अपान v माइनस 1 अपान u है, अगर मैं 1 मिनट, अगर मैं इसे समीकरण, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अगर मैं इसे समीकरण 3 मानूं और इसे समीकरण 4 मानूं, तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर लिख लेते हैं समीकरण 3 व 4 से जब आप समीकरण 3 व 4 की तुलना करेंगे तो देखेंगे जो ये 1 अपान f है ये 1 अपान v माइनस 1 अपान u के इक्वल है। 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u। तो ये जो फार्मूला आता है ये पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए आता है। तो हम लिख देते हैं कि यह पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। ओके, तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो इसमें हम लोगों को पतले लेंस के लिए अपवर्तन का भी सूत्र मिल गया और पतले लेंस की फोकस दूरी का भी सूत्र मिल गया। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो अभी हम लोगों ने पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र को पढ़ा। अब हम लोगों की अगली टॉपिक होगी संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए चित्र की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो अभी एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, उसे भी चित्र के माध्यम से, पुनः एक टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये भी चित्र के माध्यम से। सो मैं फिगर बनाता हूँ, तभी इसके विषय में हम कुछ बात कर पाएंगे। एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखे हैं कि इनका मुख्य अक्ष एक ही है।
ये मैंने फिगर बना दिया। इस फिगर के विषय में मैं अब आपको बता दूं कि इस फिगर में है क्या। मान लेते हैं कि दो उत्तल लेंस है जो L1 और L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 और F2 हैं। ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखे हैं कि इनका मुख्य अक्ष एक ही है। लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है। लेंस L2 की अनुपस्थिति में, जब L2 लेंस नहीं था, तब बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' बनता है, जो लेंस L1 से V' की दूरी पर है। तो लेंस के सूत्र से पहले लेंस की बात हो रही है, तो पहले लेंस की फोकस दूरी, तो मैंने बताया है कि पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है, तो 1/F1 इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो इसके लिए 1/, प्रतिबिंब बना है V' दूरी पर, तो 1/V' माइनस 1/U। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। अब जो ये I' है, ये द्वितीय लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बनता है, जो लेंस से भी दूरी पर। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब I', द्वितीय लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब I' द्वितीय लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I, जो लेंस L2 से भी दूरी पर बनता है। तो पुनः लेंस के सूत्र से अब ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी मैंने बताया है 1/F2 इक्वल टू प्रतिबिंब, तो यानी कि 1/V माइनस 1/V डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू, यह है 1/V' माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V'। तो ये माइनस 1/V', ये प्लस 1/V', ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये मिल जाएगा 1/F1 प्लस
1 अपान F2 इक्वल टू माइनस 1 अपान U प्लस 1 अपान V। तो इसको हम लोग पुनः एक बार लिखते हैं। ये लिखा जाएगा 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U। अब जरा देखिए, जो ये 1 अपान V माइनस 1 अपान U है, ये 1 अपान F के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U, अर्थात यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U के स्थान पर 1 अपान F। इसको मैं सीधे लिख देता हूं 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। ठीक, तो संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का यही सूत्र है। तो आप लिखेंगे कि जहां F संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, इस तरीके से संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और, फिगर बनाने के समय या फिगर बनाने के पश्चात जो मैं फिगर में बताता हूं आपको, वो चीज लिखनी है। अगर वो आप चीज लिखेंगे तो फिगर थोड़ा सा आपका और स्पष्ट या और क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ओके, सो नोट कर लीजिए इसे आप। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की क्षमता। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग लेंस की क्षमता पढ़ चुके हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, जिसे हम लोग P से दिखाते थे, और P इक्वल टू होता था 1 अपान F। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? P बराबर होता है 1 अपान F। तो अगर P बराबर 1 अपान F होता है, तो उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि P1 बराबर 1 अपान F1 और P2 बराबर 1 अपान F2 हो सकता है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से क्या पढ़े हैं भाई हम लोग? 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। 1 अपान F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P। सो उसी प्रकार 1 अपान F1 इक्वल टू P1 प्लस 1 अपान F2 इक्वल टू P2। यही है संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र। यानी कि इसमें दो लेंस की क्षमताएं आपको दे देंगी और संयुक्त लेंस पूछेगा, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, जो भी रिजल्ट आता है वही संयुक्त लेंस की क्षमता होगी। ओके, तो सो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लेंस से संबंधित और गोलीय पृष्ठ से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ा दिया। अब मैं आप लोगों को एक स्पेशल कंडीशन पढ़ाने जा रहा हूं, जो भी पीछे हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी में। जैसे वो जो मैंने बनाया, वो तो दो लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र तो आ गया, लेकिन जो वो सूत्र था वह दोनों उत्तल लेंस के लिए था। उसमें दोनों उत्तल लेंस थे। अब हम लोग उसी पे कंडीशन पढ़ेंगे
दोनों उत्तल हों, दोनों अवतल हों, एक उत्तल हो, एक अवतल हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में हम लोग नंबर 1 पढ़ेंगे, जब दोनों लेंस उत्तल हो। जब तो पहली कंडीशन हम लोगों की होगी जब दोनों लेंस उत्तल हो। तो जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तो इस स्थिति में F1 भी धनात्मक होगा और F2 भी धनात्मक होगा। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो मान आएगा, F का जो मान आएगा वह भी धनात्मक आएगा, अर्थात जो संयुक्त लेंस होगा वह एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। ओके, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो। जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, मान लेते हैं कि माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 हो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से क्या जानते हैं हम लोग, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब पहला लेंस उत्तल होगा तो उसकी दूरी F1 धनात्मक और दूसरा लेंस अवतल होगा तो उसकी दूरी F2 ऋणात्मक होगी। सो इसे हम लोग लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/-f2। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है जो ऋणात्मक होती है। ठीक, तो इसको हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। मैं यहां आ जाता हूं बगल में, 1/f इक्वल टू F1 और F2 का जो एलसीएम होगा वो F1 F2 हो जाएगा। F1 इसको आप सॉल्व करेंगे तो F1 से कैंसिल हो गया, F2 माइनस F1, यानी कि 1/f की वैल्यू आ गई। F की वैल्यू क्या आएगी, F1 F2/f2 माइनस F1। यानी कि जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल होगा तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र यह होगा। बात सूत्र की नहीं है, बात यह है कि जो संयुक्त लेंस होगा वह उत्तल की भांति कार्य करेगा या अवतल की भांति कार्य करेगा। तो इसमें भी हमको 3 कंडीशन पढ़नी है। तो नंबर 1 बात आएगी कि जब F2 बड़ा है F1 छोटा है, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन F1। जब F2 का मान F1 से बड़ा होगा, तो जब F2 F1 से बड़ा होगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ऊपर ऑलरेडी ये मान है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो स्मॉल f का जो मान आएगा वो पूरा धनात्मक आएगा।
तो जब F2 F1 से बड़ा होगा तो F का मान धनात्मक होगा। F का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। अतः जो संयुक्त लेंस होगा, संयुक्त लेंस किसकी भांति कार्य करेगा? उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा? उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। ओके, नंबर 2 आते हैं। मान लेता हूं कि F2 छोटा हो गया, F1 बड़ा हो गया। अब F2 छोटा हो गया, कौन बड़ा हो गया? F1। जब F2 छोटा और F1 बड़ा होगा तो F का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो आप लिखेंगे तो F का मान ऋणात्मक होगा। तो F का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अतः संयुक्त लेंस किसकी भांति कार्य करेगा? अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। संयुक्त लेंस अवतल की भांति कार्य करेगा। चलिए नंबर 3, F2 एक बार बड़ा भी हो गया F1 से, F2 एक बार छोटा भी हो गया F1 से। अब एक तीसरी कंडीशन बचती है कि जब F2 F1 के बराबर हो, F2 = F1। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहां तो हो जाएगा 0। जब यहां 0 हो जाएगा तो इसका पूरा मान कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, जिसको आप हिंदी में अनंत बोलते हैं। जब इनफाइनाइट आ जाएगा तो जो ये संयुक्त लेंस होगा ये किसकी भांति कार्य करेगा? एक समतल कांच की भांति कार्य करेगा। न तो वह उत्तल रह जाएगा, न तो वह अवतल रह जाएगा। ओके, तो ये दोनों स्थितियां हो गई जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल, और एक हो गया जब दोनों उत्तल हो। एक तीसरी कंडीशन बचती है कि जब दोनों लेंस अवतल हो। तो इसको मैं पूरा कर दे रहा हूं। F2 = F1, तो जो F होगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ये समतल कांच की भांति कार्य करेगा। समतल कांच की भांति कार्य करेगा। ओके, नंबर 3, जब दोनों लेंस क्या होगा? F1 भी ऋणात्मक होगा और F2 भी ऋणात्मक होगा। तो आप लिखेंगे इस स्थिति में F1 तथा F2 दोनों ही ऋणात्मक होंगे। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, फोकस दूरी के सूत्र से क्या होगा? फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। मैंने यहाँ बताया है कि F1 भी ऋणात्मक है और F2 भी ऋणात्मक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/f = 1/-f1 + 1/-f2। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ एक बार, दोनों अवतल लेंस हैं। क्योंकि आपको ऊपर ही पता है लेकिन फिर भी
ये अचानक कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया उसके लिए। तो इसको हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू -1/f1 -1/f2 1/f इक्वल टू f1 f2 एलसीएम हो जाएगा, f1 कैंसिल होगा -f2 -f2 कैंसिल होगा f1। तो यहां हम देख लेते हैं 1/f इक्वल टू, ये भी माइनस दोनों में से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को f2 प्लस f1 f2, यानी कि f का मान हम लोग लिख सकते हैं -f1 f2 प्लस f1। तो जो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान है वो कैसा है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है। अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि जो संयुक्त लेंस है वह अवतल लेंस की भांति कार्य कर रहा है। ओके, अर्थात जब दोनों लेंस अवतल होंगे तो संयुक्त लेंस भी अवतल लेंस की भांति ही कार्य करेगा। ओके, तो आप लिखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक है तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है उसका मान ऋणात्मक है, अर्थात जो यह संयुक्त लेंस होगा यह भी अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।